नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर करेंगे रुख विस्तार से, लेकिन उससे पहले टॉप 10 अहम खबरें। ग्रेटर नोएडा में युवक की गोली मारकर के हत्या। शादी समारोह से लौटने के दौरान मारी गोली। कूड़े फेंकने को लेकर के हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। फरार आरोपी की तलाश जारी। नोएडा एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। आईएमडी ने मेरठ में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि ने बदला मौसम का मिजाज। तेज बिजली कड़कने से के साथ कई इलाकों में गिरे ओले। तापमान में 8 से 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज। नोएडा में बाढ़ को लेकर के गौतम बुद्ध नगर प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी ने बाढ़ समिति की बैठक में तैयारी की समीक्षा। सभी विभागों को तत्काल विस्तृत एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तिलक और कलावा को लेकर के गरमाया विवाद। माथे पर तिलक और हाथ में कलावा बांधना हुआ दूभर। यूनिवर्सिटी में कार्यरत अकाउंटेंट ने पीएम को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग। नोएडा में कार सवार महिला ने बुजुर्ग सुरक्षाकर्मी को दिया धक्का। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सुरक्षाकर्मियों के साथ बदसलूकी पर उठे सवाल। हरदोई में मल्लावा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 50,000 का इनामी आरोपी हुआ ढेर। पुलिस ने मौके से पिस्टल, तमंचा, कारतूस किया बरामद। अमरोहा में पुलिस और बदमाश के बीच में हुई मुठभेड़। 25,000 का इनामी शातिर गौतस्कर पुलिस एनकाउंटर में हुआ घायल। उन्नाव में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 युवक की मौके पर ही मौत। देवरिया में संदिग्ध हालत में मां बेटे की मौत। वहीं पर जहरीला पदार्थ खाने से बिगड़ी थी हालत। घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। और चलिए अब खबरों की ओर रुख कर लेते हैं विस्तार से, जहां बंगाल में सरकार गठन को लेकर के बड़ी हलचल सामने आई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक संभव है। कोलकाता में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। 8 मई को कोलकाता जा सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 9 मई को बंगाल में हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 9 मई की तारीख मानी जा रही है कि शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को आयोजित किया जा सकता है। बंगाल में सरकार गठन को लेकर के हलचल इस वक्त काफी तेज है। कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की जा सकती है। 9 मई को बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, ये माना जा रहा है। तो कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की ये बैठक इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। 8 मई को कोलकाता जा सकते हैं अमित शाह। 9 मई को बंगाल में हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। पश्चिम बंगाल में लगातार अब भाजपा की तैयारी सरकार बनाने को लेकर के, और अब बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक में सीएम चेहरे को लेकर के और तमाम यहां पर देखिए शपथ ग्रहण की तारीखों को लेकर के चर्चाएं संभव है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी भी पश्चिम बंगाल में नजर आएगी। कोलकाता में आपको बता दें पूरी बैठक होनी है। माना जा रहा है कि 8 मई को कोलकाता पहुंचेंगे अमित शाह और 9 मई को बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। ये बड़ी जानकारी। तो देखिए बंगाल में जिस तरीके से अब सरकार बनाने को लेकर के हलचल तेज हो गई है, तो इसी बीच लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां पर बंगाल में ये पूरी तैयारी देखने को मिल रही है। बीजेपी सरकार गठन को लेकर के तैयारी तेज है। बंगाल में बीजेपी सरकार गठन की तैयारी तेज है। सरकार बनाने को लेकर के हलचल काफी ज्यादा तेज है। शुवेंदु अधिकारी बन सकते हैं सीएम। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर। देखिए शुवेंदु अधिकारी के नाम को लेकर के हलचल काफी तेज है, और ये पहली बार नहीं है। एक महिला डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी चर्चाएं तेज है। पीएम मोदी, अमित शाह भी हो सकते हैं शामिल। एनडीए के मुख्यमंत्री भी होंगे इसमें शामिल। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद, मतदान के बाद और ये पूरा रिजल्ट आने के बाद अब जो हलचल है वो ये कि अब भाजपा जब सत्ता में आ गई है तो आखिरकार सीएम चेहरा कौन होगा। सीएम चेहरे को लेकर के हलचल काफी तेज है।
और 2-4 नाम नहीं बल्कि इस वक्त एक ही नाम इस वक्त चर्चाओं में है। राजनीतिक गलियारों में जिस नाम की चर्चा हो रही है वो नाम है शुभेंदु अधिकारी का नाम। अब शुभेंदु अधिकारी को लेकर के जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं और इसी बीच हालांकि इस पर किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है वो ये कि एक महिला डिप्टी सीएम भी बनाई जा सकती हैं। अब महिला आरक्षण को लेकर के देश भर में जिस तरह की स्थितियां हैं, ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल में एक महिला डिप्टी सीएम बनाया जाता है भाजपा के द्वारा, तो उसके बाद भाजपा एक बड़ा संदेश देते हुए नजर आ सकती है। लेकिन इस सब के बीच में सवाल ये कि शुभेंदु अधिकारी को लेकर के जो नाम बार बार इस वक्त सामने आ रहा है, शुभेंदु अधिकारी पर जिस तरीके से सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्या भाजपा वाकई में सीएम चेहरे के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को यहां पर सीएम चेहरा बना सकती है, सीएम बना सकती है? इस पर सबकी निगाहें और राय भी इस पर जान लेते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। संदीप जी, पश्चिम बंगाल में रिजल्ट ने बहुत कुछ साबित किया है और बहुत कुछ इस रिजल्ट से सामने आया है। अब इस सब के बाद जिस पर सबकी निगाहें होती हैं रिजल्ट आने के बाद, वो ये कि जो पार्टी जीती है वो मुख्यमंत्री चेहरा किसे बनाती है, क्योंकि भाजपा ने कोई चेहरा यहां पर सामने भाजपा लेकर के नहीं आई थी। लेकिन एक बात भाजपा ने बार बार जरूर कहा था कि पश्चिम बंगाल का ही होगा, जहां से यहां पर अमित शाह कहते नजर आए थे कि भाषा भी बंगला बोलते होंगे, बंगला में पढ़ाई भी की होगी और बंगाली चेहरा भी होंगे। तो क्या शुभेंदु अधिकारी वो चेहरा? देखिए सीमा जी, शुभेंदु अधिकारी पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं भाजपा में। हालांकि वो टीएमसी से आए हैं, टीएमसी में भी उनका कद काफी बड़ा था और बीजेपी को भी वो बंगाल में लीड करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन अगर मैं बीजेपी की परिपाटी देखूं तो बीजेपी ज्यादातर बहुत कमजोर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है। या तो कोई व्यक्ति बीजेपी का चुनाव हार गया हो, जैसे पुष्कर सिंह धामी है, केशव प्रसाद मौर्य जो अपनी विधायकी भी हार जाते हैं, उनको भी वो मौका दे देते हैं। या फिर बिल्कुल पिछले सीट से आने वाला व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, जैसे उसको टॉप लीडरशिप हैंडल करती चली जाए वैसे ही वो काम करता चला जाए। जैसे भजन लाल शर्मा है, नायब सैनी है, विष्णुदेव साय हैं, तो इस तरीके के मोहन यादव हैं, बहुत सारे ऐसे नाम आपको मिल जाएंगे। वो मजबूत लोगों को, जैसे रमन सिंह हो गया, आपकी जो राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे, वो हो गई, तो ऐसे मजबूत लोगों से बीजेपी कहीं ना कहीं परहेज करती रही है। और अगर शुभेंदु अधिकारी को बनाते हैं तो शुभेंदु अधिकारी एक मजबूत व्यक्ति है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को बनाना इसलिए मजबूरी हो सकती है क्योंकि अगर बंगाल के अंदर राजनीति करनी है तो शुभेंदु अधिकारी बगावत भी कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने टीएमसी से बगावत की, तब वो बीजेपी में शामिल हुए। मंत्री तो वो टीएमसी में भी बनते रहते थे, अगर खाली मंत्री ही बनने के लिए वो बीजेपी में। बिल्कुल। और संदीप जी 2021 में भी शुभेंदु अधिकारी के नामों पर जिस तरह से चर्चा हुई थी, भाजपा ने जैसे पोर्ट्रे किया था, उसके बाद से लग रहा था अगर भाजपा जीतेगी तभी भी इन्हीं का चेहरा आएगा, और उसके बाद अब जाकर के भी इनका चेहरा सामने आना। तो शुभेंदु अधिकारी आपके अकॉर्डिंग भी यही है कि इकलौते चेहरे हैं इस वक्त भाजपा के पास? जी, मुझे लगता है शुभेंदु अधिकारी इकलौते चेहरा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगा कि फाइट में वो आगे दिखाई देता है। जैसे आसाम में कांग्रेस से आए हुए नेता को, कांग्रेस के पुराने मजे हुए नेता हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो बंगाल में हो सकता है टीएमसी से आए हुए शुभेंदु अधिकारी ही बीजेपी के मुख्यमंत्री लेकिन जिस महिला चेहरे की बात हो रही है और माना जा रहा है, क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर के इस वक्त देखिए देश में जो कुछ चल रहा है, तो माना जा रहा है कि कोई ना कोई एक बड़ा चेहरा महिला चेहरे के तौर पर जो है आगे भाजपा कर सकती है, फिर चाहे डिप्टी सीएम को लेकर के हो। और आपको क्या लगता है, क्या सीएम के तौर पर भी हम देख सकते हैं कि भाजपा से कोई ऐसा चेहरा निकल करके बाहर आए जैसे दिल्ली में हुआ? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली में कई मजबूत नेताओं के नाम पहले चलते रहे, उसमें परवेश वर्मा का नाम भी था, लेकिन ठीक है सर आएंगे इस पर चर्चा करेंगे। माफी चाहेंगे, आपको बीच में रोक रहे हैं। यहाँ से सीधे लिए चलते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੌਖਲੇ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਦਬ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਆਪ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਿਭਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
चलिए, तो यहाँ पर देखिए लगातार अभी राजनीतिक गलियारों की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद अब भाजपा जो है पूरी तैयारी में सरकार बनाने को लेकर के, तो अब बात तमिलनाडु की कर लेते हैं। जहां तमिलनाडु में आपको बता दें, तमिलनाडु की राजनीति में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। करीब 6 दशक से जारी द्रविड़ दलों के दबदबे को तोड़ते हुए अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। पहली बार चुनाव लड़ने उतरी इस पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की राजनीति में अपना मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। हालांकि इस बड़ी जीत के बावजूद टीवी के अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत से थोड़ा सा पीछे रह गई है। 234 सदस्य विधानसभा में स्पष्ट बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है, जबकि टीवीके के पास 108 सीटों पर जीत हासिल की है। यानी पार्टी को बहुमत से अभी भी 10 सीटें कम मिली है। वहीं विजय ने 2 सीटें, अगर बात कर ली जाए, पेरुम्बूर और तिरुचि ईस्ट से चुनाव जीता है। नियमों के अनुसार उन्हें 1 सीट छोड़नी ही होगी, जिससे पार्टी की संख्या 1 और कम हो सकती है। अब इसके अलावा सरकार बनने पर एक विधायक को स्पीकर बनाया जाएगा, तो ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी संख्या बल और आंकड़ों की बात कर ली जाए तो यहां पर जरूर टीवीके को किसी का साथ लेना ही होगा। तो कांग्रेस विजय के साथ लेफ्ट पीएमके, वहीं टीवीके को किस किस का समर्थन मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है इस वक्त। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां से सीधे आपको पंजाब लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जानी जान है ते बहुत सारे कुछ विरोधी लोग इस दिन इन्हां कानूनां दे भी विरुद्ध ने, कहंदे कानून मनदे नहीं। असीं क्यों नहीं मनदे? पहलां ये कहंदे रहे ने पब्लिक दे विच कि कानून क्यों नहीं बनाउंदे, कानून क्यों नहीं बनाउंदे, सख्त कानून क्यों नहीं बनाउंदे, बनाता कहंदे सानू क्यों नहीं पुछया, असीं तां मनदे ही नहीं। सच सुनना औखा है जी। देखो जी, मैं कोई सियासी लाहा लैण नूं कानून नहीं बनाया, मंग सीगी। भाई साहब, भाई बडाला साहब किन्नी देर वो संघर्ष करते रहे, वो साध संगत धरनियां ते बैठी रही, समाने मोर्चा लग्या रहा, उत्थे जा जाके तो बोलते रहे हो कि जी कानून बनना चाहिए, बनना चाहिए। जो तो बन गया कहते सानू मंजूर नहीं। असल च उन्हां नूं तां देखो, जिहड़ा कानून है वो संगत नूं तां मंजूर है, पर जिहड़े उन्हां दे सियासी आका ने ना, उन्हां नूं मंजूर नहीं हैगा, क्योंकि वो आप बेअदबियां च शामिल ने। हुण जिहड़े परचे दर्ज होणगे उहदे च वो अंदर जाणगे, सारे अंदर जाणगे उहदे तां करके वो कहाउंदे ने कि हुण कह दो कि कानून मंजूर नहीं हैगा सानू। सो इस करके मैं किसी कंट्रोवर्सी च नहीं पैना चाहता। मैं तो अज शुकराना ही करना आया। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद मावां भैणां, धुप दे विच तुसीं खड़े हो। मैं मीडिया वाले सज्जणों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, क्योंकि इन्हां ने पूरी दुनिया दे विच ये शुकराना यात्रा की कवरेज करनी है। सो जिथे जिथे भी दुनिया दे विच सुन रहे ने, मैं सब नूं यही कहना चाहूँगा कि मैं कोई एहसान नहीं किया, मेरा फर्ज बनता है और फर्ज निभाने सरकारां दा काम है। सरकारां दा जिहड़ा वो लोक उम्मीद यही करते हैं सरकारां तो कि लोक पक्खी कानून बनन। सो अज गुरु साहब दी नगरी च आके मत्था टेक के बहुत सुकून मिलिया। 2 जकारे छड़ दिओ बोले। तो देखिए, तमिलनाडु का जिक्र हम कर रहे थे, जहां टीवीके 108 सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, लेकिन फिर भी आंकड़े में कम है, बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। टीवीके सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी है। इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। संदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप जी, पश्चिम बंगाल का जिक्र हमने कर लिया, वहां पर तो सीएम चेहरे का जिक्र भी हो रहा है, लेकिन इस बीच तमिलनाडु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बार जो चुनाव हमने तमिलनाडु में देखा, जो जनमत हमने तमिलनाडु में देखा, इतिहास रचने वाला ये जनमत रहा है, लेकिन फिर भी संख्या कम है, बहुमत का आंकड़ा पार करना मुश्किल हो गया है। क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है आगामी दिनों में यहाँ की राजनीति में? देखिए सीमा जी, वहां पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है। और ऐसे में कांग्रेस से भी खबर आ रही है कि वो समर्थन दे रहे हैं। AIADMK में भी फूट हो सकती है, वो भी विजय के साथ आ सकती है। तो मुझे नहीं लगता विजय को किसी भी तरीके से वहां सरकार चलाने में या सरकार बनाने में किसी भी तरीके की कोई समस्या आने वाली है।
क्योंकि उनका साथ देने वाले बहुत लोग हैं। और जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, अगर हम स्टालिन को छोड़ दें, डीएमके को छोड़ दें, तो ज्यादातर लोग चाहते हैं कि सत्ता के साथ आया जाए, सत्ता के साथ हाथ मिलाया जाए और सत्ता में भागीदारी निभाई जाए और अपने क्षेत्र का और अपनी लोगों का विकास किया जाए। तो कुल मिलाकर के समझा जा सकता है कि जरूर किसी ना किसी का साथ जरूर यहां पर मिलेगा टीवीके को। लेकिन आपको किससे ज्यादा उम्मीद है यहां पर? पीएम के लेफ्ट साथ देगी, कांग्रेस साथ देगा, किससे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं आप? किसका साथ विजय थलापति लेते नजर आएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस से तो विजय के जो फादर हैं उन्होंने समर्थन मांगा है और कांग्रेस ने समर्थन दे भी दिया है, जो मुझे खबरें मिल रही हैं। इसके अलावा उनको जो और भी 4-5 ऐसे लोग हैं जो समर्थन दे सकते हैं। और एआईएडीएमके एक बड़ी पार्टी है, एआईडीएमके की एक मीटिंग होने वाली थी, अभी वो बर्खास्त, मीटिंग रोक दी गई है और उनमें आपस में फूट है। कुछ लोग चाहते हैं कि समर्थन दिया जाए, कुछ लोग चाहते हैं समर्थन नहीं दिया जाए। और यहाँ अगर भाजपा की बात कर ले सर, कि तो भाजपा को लेकर के आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अंदर खेमे में बातचीत उनसे भी चल रही थी, ये भी जानकारी आ रही है, तो इसको लेकर के कोई अनुमान? देखिए, बिल्कुल भाजपा के साथ बातचीत हुई होगी, मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन खाली भाजपा से काम नहीं चलने वाला है। और बाकी जो दल है वो भाजपा के अगेंस्ट रहे हैं, अगेंस्ट भाजपा की राजनीति की है। और विजय भी ये जानते हैं, अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड वो बीजेपी का देखेंगे कि शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन रहा, लेकिन आज उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने का जो रोल है वो बीजेपी ने अच्छे से निभाया। हरियाणा में जो जनहित कांग्रेस थी, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी, उसको बीजेपी के साथ गठबंधन था, वो पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई। अगर जम्मू कश्मीर में हम महबूबा मुफ्ती की बात करें, उनका भी गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ था, आज वो पार्टी भी हाशिए पर है, खत्म होने की कगार पर है। अगर हम बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री तो भाजपा के इतिहास को देख करके विजय पीछे हट सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा का इस्तीफा, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां पर राज्यपाल को इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक सीएम रहेंगे वो। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे। दूसरी तो शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक सीएम रहेंगे हिमंता विश्व शर्मा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, असम के सीएम का इस्तीफा अब सामने आ चुका है। दूसरी बार शपथ ग्रहण करने के लिए देखिए यहाँ पर अभी इस्तीफा उन्होंने दे दिया है फॉर्मली, और इसके बाद जो है शपथ ग्रहण की एक तारीख निकाली जाएगी, विधायक दल की बैठक होगी, सीएम चेहरे पर चर्चा होगी औपचारिक तौर पर, और उसके बाद एक बार फिर से, क्योंकि ये जानकारी सामने आ चुकी है कि सीएम चेहरा यहाँ असम के हिमंता विश्व शर्मा ही हैं भाजपा की तरफ से, तो उनके द्वारा शपथ ग्रहण किया जाएगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक सीएम के तौर पर कार्यरत रहेंगे वो। हिमंता विश्व शर्मा ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय इनोवेशन महाकुंभ 1 का महासमापन उत्सव, आपको बता दें कि उत्साह और नवाचार के माहौल में हुआ। समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि बस्तर अब केवल प्राकृतिक संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता के जरिए विकास की नई दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं से आत्मनिर्भर बनने और अपने आइडियाज को स्टार्टअप के रूप में विकसित करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा, इस तरह के आयोजन युवाओं की प्रतिभा और रचनात्मकता में कुंभंच प्रदान करते हैं, जिससे विकसित बस्तर और विकसित भारत के निर्माण को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, सांसद महेश कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। सभा का विषय है कि मां दंतेश्वरी की पावन भूमि बस्तर जगदलपुर में और शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी के इस परिसर में 2 दिन का इनोवेशन महाकुंभ का आयोजन हुआ था, जिसमें अन्य जगहों से भी विषय विशेषज्ञ पधारे, जिसमें यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ साथ हमारे जो आत्मसमर्पित बच्चे भी हैं और बस्तर संभाग के बच्चे हैं, सबने 2 दिन तक यहाँ पर हमारे विषय विशेषज्ञों को सुना है। और इनोवेशन ही परिवर्तन लाता है, बहुत कुछ उन्होंने सीखा है। और ये 2 दिन का इनोवेशन महाकुंभ
उनके जीवन में और बस्तर के विकास में और छत्तीसगढ़ के विकास में एक परिवर्तन लाएगा। और इस आयोजन के लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पलवल के ओडल क्षेत्र में वृत्त 84 कोस परिक्रमा को लेकर के तैयारियां तेज हो गई। विधायक हरेंद्र सिंह ने जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ के साथ परिक्रमा मार्ग के कई गांवों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बिजली, पेयजल, सफाई, सड़क जैसी और सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का लक्ष्य है कि 16 मई से शुरू होने वाली परिक्रमा यात्रा पूरी तरह सुगम और सुरक्षित हो। अधिकारियों को गड्ढों, जलभराव और अन्य कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है, इसी महीने में जो है ना हमारे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का जो है ना चालू हो जाएगी और यहाँ से लाखों श्रद्धालु जो है ना इस यात्रा से निकल के जो है अपनी यात्रा पूरा करेंगे। तो आज डीसी साहब के जो है ना 7 महीने के सभी गांवों का हम लोग दौरा कर रहे हैं। सभी अधिकारी साथ में, गांव की समस्त सरदारियां साथ में हैं और कहां पर क्या क्या सुविधा करनी है हम लोगों को, यात्री जो आए उनको कोई परेशानी ना हो, उसी को लेके जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने जो ना इस जो यात्रा के विषय में जो पल पल की खबर रखे हुए हैं, चौधरी किशन पाल गुर्जर जी मंत्री भारत सरकार जो पल पल की खबर रखे हुए हैं, उसी को लेके हम लोग यहाँ आज हमने दौरा किया, जहाँ पर गाँवों ने जो अपनी जो समस्याएं बताई हैं, जो हमारे यात्री आज ब्रज 84 परिक्रमा जो मार्ग है हमारे यहाँ से जो डाड़का गांव से होते हुए हमारे माननीय विधायक जी ने जिला अधिकारियों के साथ रास्तों का निरीक्षण किया या कहीं भी समस्या जैसे रास्ता का निर्माण नहीं होना या कहीं रास्ते की रिपेयरिंग या कहीं पानी खड़ा हुआ उसकी लाइट की सुविधा करना और रास्तों को सही ढंग से ठीक कराना। वहाँ अधिकारियों को आदेश दिया है कि 15 मई को हमारी 84 ब्रिज परिक्रमा शुरू हो रही है। श्रद्धालु लोग, लाखों श्रद्धालु लोग परिक्रमा के लिए आते हैं। उनकी सुविधाओं के लिए पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, उनके लिए कुर्सियों के लिए भी आदेश दिए हैं बैठने उठने के लिए कि, और पंचायती राज में सरपंचों को भी आदेश दिया है कि कहीं अगर पंचायत राज में बजट है तो वो रास्ते कहीं खराब है तो रास्तों को तुरंत निर्माण किया जाए। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।